नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चनों पर डिस्कस होता है। इस समय हम लोग डिस्कस करते हैं अपने करंट अफेयर की क्लास पर, जिसमें हमने पिछले दिन यानी कल कौन कौन सी घटनाएं घटीं और उनसे संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, तो उसी को संकलित करके आपको दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। इसके अलावा आप इसे YouTube चैनल में देख सकते हैं और अपने करंट अफेयर का नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यानी 6 अप्रैल 2023 से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन की टॉपिक्स। तो आज का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़रा देखें उसे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन दिखता है, वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ़ के नमूनों को बचाने के लिए किस जगह में ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। यानी प्राचीन नमूनों को बचाने के लिए कहाँ पे ड्रिलिंग शुरू की जाएगी, इसके बारे में ये क्वेश्चन है आज का बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका आर्कटिक, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिक, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी एशिया। तो बच्चों इससे रिलेटेड हमारा आज का आंसर होगा पहला आर्कटिक। कहाँ पे होगा बच्चों? आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक विश्लेषण ने प्राचीन बर्फ को नमूने बचाने के लिए ड्रिलिंग शुरू की है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राचीन विश्लेषण के लिए प्राचीन बर्फ के नमूनों को बचाने के लिए वैज्ञानिक जल्द ही आर्कटिक में ड्रिलिंग शुरू करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राचीन बर्फ की जमी हुई परतें पिघल सकती हैं। इतालवी, फ्रांसीसी और नॉर्वेजियन शोधकर्ताओं ने पिछले पर्यावरणीय परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण बर्फ रिकॉर्ड बर्फ रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए स्वालबार्ड द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह बच्चों? स्वालबार्ड द्वीप समूह में शिविर स्थापित किया था। वैज्ञानिक सतह के नीचे से ट्यूबों की एक श्रृंखला में बर्फ निकालेंगे, जिसमें 3 सदियों से जमे हुए भू रासायनिक यानी जियोकेमिकल निशान होंगे। इन्हें आइस कोर में रसायनों का विश्लेषण अतीत के पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा तत्काल विश्लेषण के लिए बर्फ की ट्यूबों के एक सेट का उपयोग किया जाएगा, जो बर्फ के नीचे बर्फ स्मृति अभयारण्य में भंडारण के लिए ट्यूबों के दूसरे सेट को आर्कटिक में भेजा जाएगा। यानी आर्कटिक क्षेत्र में प्राचीन भू अवशेषों का अध्ययन करने के लिए वहाँ पर ड्रिलिंग यानी खुदाई की जाएगी और ये खुदाई से जो शोध निकलेंगे वो आपको पता चलेगा कि प्राचीन समय में कौन कौन सी जातियाँ, प्रजातियाँ, पौधे इस क्षेत्र में निवास करते थे और जो पर्यावरणीय परिवर्तन की जो ग्लोबल स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कैसे निपटा जाए। इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी और हमें आगे की रणनीति बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है बच्चों। तो वो क्षेत्र क्या था? वो आर्कटिक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अब तक कितने रुपए का कर्ज मंजूर किया जा चुका है। यानी केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अब तक कितने रुपए का कर्ज मंजूर किया जा चुका है। पहला ऑप्शन है 40,600 करोड़ रुपए, दूसरा 30,000 करोड़ रुपए, चौथा 22,500 करोड़ रुपए और चौथा 36,000 करोड़ रुपए। यानी वित्त मंत्री के अनुसार स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत यानी नए स्टार्टअपों के लिए कितने रुपए शुरू किए गए हैं। तो इसका आंसर बच्चों है 40,600 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया जा चुका है। जरा देखते हैं इसे। केंद्रीय मंत्री
ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अब तक 40,600 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी की जा चुकी है। 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त हुआ है, जो कुल लाभार्थियों का 80% महिलाएं हैं। यानी 40,600 का जो ऋण इशू किया गया है उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 80% महिलाओं को ही ऋण दिया गया है। आगे देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना ने एक पारिस्थितिकीय तंत्र बनाया है जो ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने में मदद करता है। इसने उद्यमों को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक शाखाओं से ऋण प्राप्त करने में मदद की है। स्टैंड अप योजना वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ फंडिंग द अनफंडेड पर आधारित है। किस पर आधारित है? फंडिंग द अनफंडेड। इस योजना ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को ऋण प्रवाह की उपलब्धता सुनिश्चित की है। बच्चों, तो कितने करोड़ रुपए अब तक इशू किए जा चुके हैं? तो 40,600 करोड़ रुपए। अगर हम यहाँ पे वित्त मंत्री की बात करें तो हमारी वित्त मंत्री कौन है बच्चों? श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। तो उन्होंने संसद में बताया कि स्टैंड अप योजना के अंतर्गत भारत सरकार 40,600 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है, कर्ज की मंजूरी दे चुकी है। इस कर्ज में नए उद्यमों को लगाने और नए उद्यमियों को जनरेट करने को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है और 4 अप्रैल को सैन्य गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 31वां सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है 37वां सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है 35वां सदस्य या ऑप्शन नंबर डी है 39वां सदस्य। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है और कौन सा सदस्य बन गया है? 31वां सदस्य बन गया है। नाटो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाले देशों के साथ की गई है, यानी जो नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में स्थित हैं उन देशों का एक समूह है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है। ठीक है, जरा देखें इसके बारे में। विदेश मंत्री ने ब्रसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, ये बात याद रखना बच्चों। मैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को अपनी परिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने वाले दस्तावेज सौंपे हैं। ठीक है, किसने सौंपे हैं? फिनलैंड के विदेश मंत्री ने। फिनलैंड की सदस्यता आधिकारिक हो गई है। फिनलैंड और रूस के बीच कितने किलोमीटर की लंबी सीमा है? तो 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसके साथ ही नाटो और रूस के बीच सीमा की लंबाई भी कितनी हो गई है? दुगनी है। यानी जो नाटो देश हैं उनकी सीमा रसिया के साथ साझा हो गई है, तो वो कितनी हो गई है? वो दुगनी हो चुकी है। फिनलैंड और स्वीडन, जो कई दशकों तक तटस्थ रहे हैं, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। सदस्यता प्राप्त करने के लिए नाटो के प्रत्येक सदस्य की सहमति आवश्यक है। फिनलैंड को सभी सदस्य देशों की सहमति मिली। फिनलैंड ने मई 2022 में नाटो की सदस्यता बनने की प्रक्रिया शुरू की थी और नाटो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई देश इतनी जल्दी नाटो का सदस्य बना हो। फिनलैंड के पास युद्ध की स्थिति में 2,80,000 सैनिकों की सेना है। यह संख्या इसे यूरोप से सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाती है। जैसा आप लोग जानते हैं, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है और इस नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है। और जो यूक्रेन और रसिया के बीच की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, 1 साल से पिछले लंबे समय से युद्ध चल रहा है, इसके कारण रूस के आसपास देशों में माहौल थोड़ा डिस्टरबेंस वाला है। तो वो क्या है? वो नाटो के सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। इससे एक बात ये है कि इससे रूस में असुरक्षा की भावना तो स्वयं आई थी, जिसके कारण यूक्रेन पर उसने हमले किए थे। लेकिन इस हमले से बचने के लिए
फिनलैंड ने नाटो से सदस्यता पाने की आग्रह किया और देखिए आप कि उसने मई में आवेदन दिया था और उसे 2023 आते आते मिल गई। आप ये भी एक समझिए यहाँ पे, अगर नाटो का जो ये संगठन है इसमें सदस्य बनने के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, ठीक है। और रसिया नाटो का विस्तार अपनी सीमा पर नहीं चाहता है और वो ऐसे देशों का घोर विरोध करता है जो नाटो की सदस्यता ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फिनलैंड फिलहाल कुल मिला के कितने सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? 31वां सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, भारत और भूटान किस जगह के पास सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं? जैसा आप लोग जानते हैं कि भूटान नरेश इस समय भारत के दौरे पर हैं, ठीक है। तो इसी दौरान उन्होंने एक MOU साइन किया है, उसे समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है जयगांव में, दूसरा ऑप्शन है आदिपुर में, तीसरा ऑप्शन है सीतापुर में और चौथा ऑप्शन है भरतपुर में। यानी भूटान और भारत के बीच जो चेक पोस्ट लगाने की बात की जा रही है वो चेक पोस्ट लगाया जाएगा बच्चों जयगांव में। कहाँ पे लगाया जाएगा? जयगांव में। भारत और भूटान काफ़ी लंबी सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच बहुत ही मधुर संबंध हैं। ज़रा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बीच 5 अप्रैल को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बैठक के परिणामों के बारे में बात की और बताया कि भारत भूटान की आगामी 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपना समर्थन बढ़ाएगा, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और भूटान प्रस्तावित कोकराझार गैलफू रेल लिंक परियोजना पर तेजी से काम करेंगे। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच यह पहला रेलवे लिंक होगा, ठीक है। कौन सा रेलवे लिंक? कोकराझार गैलफू। भूटान नरेश भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके साथ विदेशी मामलों और विदेशी व्यापार के मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी भी आए हुए हैं। तो आपको बात आई समझ में कि प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश के बीच जो MOU साइन किया गया है उसके बिहाफ पर जयगांव में एक एकीकृत क्या की जाएगी? एक चेक पोस्ट स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को देखते हैं आगे। विकास के अनुमान को अपने पहले के 7.2% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है बच्चों? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पिछले ही दिनों हमने देखा था विश्व बैंक ने भी भारत की GDP यानी ग्रोथ रेट को घटा दिया है अपने पूर्वानुमान से, ठीक है। तो ऐसे ही एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी चालू वित्तीय वर्ष यानी 23-24 के लिए GDP का अनुमान घटाया है। जरा देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है 6.4%, ऑप्शन बी है 6.1%, ऑप्शन सी है 5.8% या ऑप्शन डी है 5.5%। तो बच्चों इसका आंसर है 6.4%। इसे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत आर्थिक विकास के अनुमान को अपने पहले के अनुमान 7.2% से, पहला अनुमान कितना था 7.2% से घटाकर कितना कर दिया है 6.4% कर दिया है। समझ में आया बच्चों? इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने अपने एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% तक सुधरने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद साथ ही
सरकारी नीतियों के कारण निवेश में तीव्र वृद्धि और बैंकों में निष्पादन ऋणों से भारत के आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। तो कितना हो गया बच्चों? 6.4%। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, यानी वर्ल्ड बैंक ने कितनी निर्धारित की है घटाकर 6.30, यानी वर्ल्ड बैंक ने कितनी बता दी है? 6.30 अनुमानित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। गद्दी पोशाक यानी लुआंचड़ी को पहनकर दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतेह करने वाली भारत की पहली लड़की कौन बना है? जैसा हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, ठीक है। तो उस पर भारत की कौन सी लड़की ने अपनी स्थानीय पोशाक या पारंपरिक पोशाक को पहनकर फतेह हासिल की है? तो ज़रा देखते हैं। ऑप्शन ए अंजलि शर्मा, ऑप्शन बी गीतिका सिप्रा, ऑप्शन सी जीविया उलेमा या ऑप्शन डी नीलमा कार्तिकेय। तो बच्चों इसका आंसर है अंजलि शर्मा। क्या आंसर है? अंजलि शर्मा। देखते हैं। अंजलि शर्मा ने लुआंचड़ी पहनकर किलिमंजारो की चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कैसे? ये कहाँ की हैं? अगर इसे देखें तो लुआंचड़ी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। धर्मशाला के गमरू की रहने वाली अंजलि शर्मा पहाड़ की चोटी पर गद्दी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। किसका काम कर रही हैं? गद्दी संस्कृति। मैंने आपको बताया है ये अपनी पारंपरिक पोशाक पहन के चढ़ी हैं। 15 साल की उम्र में अंजलि शर्मा पहले ही प्रयास में 5,289 मीटर की ऊंची चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। इससे पहले भी अंजलि शर्मा 15 साल की अवस्था में ही 5,289 मीटर ऊंची चोटियां चढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नासा द्वारा आर्टेमिस सेकेंड मून मिशन के लिए नामांकित पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी सैंड्रा मैग्नस, ऑप्शन सी बारबरा मॉर्गन, ऑप्शन डी जॉन हेगन बोटन। तो जरा इसका आंसर समझिए। इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। कौन शामिल की गई है? क्रिस्टीना कोच को शामिल किया गया है किसमें? नासा के मिशन आर्टेमिस सेकेंड मून मिशन यानी चंद्र मिशन पर किसे शामिल किया गया है? क्रिस्टीना कोच को। जरा समझते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टेमिस सेकेंड मून मिशन के लिए नामांकित किया है। 50 साल के अंतराल के बाद मानव को चंद्रमा पर ले जाएगा। ये मिशन क्या करेगा? मानव को चंद्रमा पर ले जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए पहली बार मानव चंद्रमा पर कब पहुंचा था, बताइए। तब तक अगला हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टीना कोच ने चंद्र मिशन के लिए नियुक्त पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, जबकि विक्टर ग्लोवर अश्वेत पहले ब्लैक यानी अश्वेत अंतरिक्ष यात्री होंगे। वे अगले साल के अंत में या 2025 की शुरुआत में चंद्रमा की चारों ओर एक कैप्सूल उड़ाने के लिए रीड वाइजमैन और जेरेमी हैंसन के साथ शामिल होंगे। यानी चारों व्यक्ति का नाम समझ में आ गया, क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोबल और वाइजमैन और जेरेमी हैंसन। ठीक है, तो इस तरह चंद्रयान पर 4 लोग जाएंगे। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर कब गया, तो बच्चों पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर 1969 में गया था। कब गया था? 1969 में। तो अब उसके 50 साल बाद दोबारा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड की द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? क्या नाम है, इसे देखते हैं। MF हाइड्रा ए ऑप्शन, बी सी चेंज बी ऑप्शन, सी लिंक सी ऑप्शन या डी MF ऑक्टोपस। तो बच्चों नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड द्वारा दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित
नौका MF हाइड्रा है। क्या है बच्चों? MF हाइड्रा। जरा देखते हैं, नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेड ने तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली नाव या फेरी MF हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करता है, यानी बैटरी से भी चलता है और तरल हाइड्रोजन ईंधन से भी चलता है। इस साल की शुरुआत में हेज़ल में लैंड घाट पर प्रारंभिक परीक्षण के बाद 2 सप्ताह तक इसकी समुद्री परीक्षण किया गया था। नॉर्वेजियन समुद्री प्राधिकरण यानी NMA ने नौका संचालित करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। यह समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपोत्पाद के रूप में केवल स्वच्छ पानी का उत्पादन करता है। ठीक है बच्चों, यानी इको फ्रेंडली नाव है ये, और ये किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करती है। तो इस नाव को आप समझे MF हाइड्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ ने कितने करोड़ रुपए में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? यानी अडानी पोर्ट ने कराईकल पोर्ट कितने रुपए में ले लिया है, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए 1485 करोड़, ऑप्शन बी 2485 करोड़, ऑप्शन सी 2885 करोड़ या ऑप्शन डी 2000 करोड़। तो बच्चों, अडानी ने यानी गौतम अडानी ने कराईकल पोर्ट 1485 करोड़ रुपए से अधिग्रहित कर लिया है। जरा इसे समझते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद 1485 करोड़ रुपए यानी 181 मिलियन डॉलर के विचार के लिए कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इससे पहले अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को KPPL की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी CIRP के तहत सफल समाधान आवेदक घोषित किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कराईकल पोर्ट भारत के पूर्वी तट पर एक 12मासी गहरे पानी का बंदरगाह है, जिसे पुडुचेरी सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण प्रारूप पर विकसित किया गया है। कराईकल पोर्ट 2009 में चालू किया गया था और चेन्नई के दक्षिण के लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के कराईकल जिले में विकसित किया गया था। यह चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। इसका रणनीतिक स्थान बंदरगाह को मध्य तमिलनाडु के औद्योगिक समृद्ध भीतरी इलाके तक आसान पहुंच प्रदान करता है। तो बच्चों, ये किससे किया गया है? ये निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर किया गया है। यानी आप इसको बुल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफ़र BOT के अंतर्गत इसे किया गया है। बनाओ, चलाओ और ट्रांसफ़र कर दो। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत तैयार किया गया एक बंदरगाह है, जिसे अडानी को सौंप दिया गया है। कितनी राशि पर? 1485 करोड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए सुधा शिवकुमार, ऑप्शन नंबर बी रानी कुमार, ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा श्री, ऑप्शन नंबर डी सोनल मित्रा। तो देखते हैं बच्चों, इसका आंसर है सुधा शिवकुमार ने क्या किया है? FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। जरा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चेन्नई स्थित सुधा शिवकुमार ने 39वें वार्षिक सत्र में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली महिला केंद्रित व्यापार
मंडल है, यानी FLO साउथ एशिया का सबसे पुराना महिला ओरिएंटेड या महिलाओं का व्यापारिक महिलाओं का संगठन है। ठीक है, ये शिव कुमार कौन हैं? ये पेशे से वकील और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। वर्तमान में अपने परिवार द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय में एक डायरेक्टर हैं जो ऑटो सहायक कंपनियों पर केंद्रित है। सुश्री शिव कुमार 2016-17 में FLO चेन्नई चैप्टर की अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा FLO के वर्तमान में पूरे भारत में 19 चैप्टर हैं, जिसमें लगभग 3000 व्यवसायी महिलाएं इसकी सदस्य हैं। फिक्की FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला महिला केंद्रित व्यवसाय कक्ष है। तो बच्चों, ये सुश्री सुधा शिव कुमार फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष बना दी गई हैं। कौन सी अध्यक्ष बनी है? 40वीं अध्यक्ष बनी हैं। तो बच्चों, ये आपका आज का करंट अफेयर रहा, जिसमें हमने जाना कि कल यानी 5 अप्रैल को कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे देश में घटे या हमारे आसपास घटे और दुनिया में घटे। उनसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का एक टॉपिक आपके पास लेके आया हूं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने PDF बना लें और इसको नोट डाउन कर लें। और इसके लिए अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कैसे पहुंच सकते हैं? अगर इस पर जाएं तो आप YouTube चैनल में ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं और वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आप ये करंट के टॉपिक्स लगातार तैयार करते जाइए। आप खुद पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चनों का जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो आपके आगामी पेपरों को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगा बच्चों। तो इस हमारे प्रयास को जारी रखते हैं हुए हम लोग अपने अगले टॉपिक पर मिलेंगे। जय हिंद।